अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखिए। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है जाने जहां और इस नावल को लिखा है राइटर AN ने। और नावल शुरू करते हैं। मासूमा की आंख खुली तो सर एकदम भारी भारी महसूस होने लगा। मासूमा अपने सर पे हाथ रखती उठ बैठी। हाय मेरा सर, मासूमा ने खुद से ही देखते सर को पकड़ते कहा। तो वजदान जो भी बाहर से उसके लिए ही नींबू पानी लाया था, मासूमा को अपना सर पकड़ते बैठा देखकर जल्दी से मासूमा के पास आकर बैठा। वजी, मेरा सर दर्द कर रहा है, मासूमा ने वजदान के करीब बैठने पे कहा। मासूमा को इतना भी नहीं होश था सर दर्द की वजह से कि वो वजदान की शर्ट में ही है। ये पप्पू, ये पियो मेरी जान, अभी हट जाएगा, वजदान ने नींबू पानी मासूमा के आगे करते हुए कहा। वजदान को पता तो था कि मासूमा के लिए पीना मुश्किल है, पर पीना भी ज़रूरी था, वरना मासूमा का सर घूमता रहता। ये क्या है वजदान, मासूमा ने पूछा और साथ गिलास पकड़ा। ये नींबू पानी है, पर चीनी के बगैर, इससे तुम्हारा नशा उतर जाएगा, वजदान ने मासूमा का सर आपा देखते कहा, साथ मासूमा के चेहरे पे आए बालों की लट को पीछे करते हुए कहा। वजदान को मासूमा अपनी शर्ट में काफ़ी क्यूट लग रही थी। मैं कैसे पीऊंगी, और मैंने नशा कब किया था, मासूमा ने हैरत से कहा। तुमने रात को अंबर के पास जो सफ़ेद रंग का पाउडर था वो चेक करते खा लिया था, और वो नशा था जो तुम खा गई और तुम्हें नशा चढ़ गया, वजदान ने कहा। तो मासूमा की हैरत में और इजाफा हुआ और कोशिश करने लगी कि रात को वो सफ़ेद पाउडर खाने के बाद क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने क्यों खा लिया वो, मासूमा ने एक हाथ अपने दुखते सर पे रखते कहा। तो वजदान के लबों पे गहरी मुस्कुराहट आई। उसे तो कुछ नहीं, काफ़ी फ़ायदा हो गया था, पर अभी मासूमा को परेशान और उसकी तबीयत की वजह से उसे भी तंग ना करने का इरादा था। चलो अब ज़्यादा ना सोचो, पहले ये पी लो ताकि सर का दर्द कुछ कम हो, वजदान ने कहा। तो मासूमा ने सर हिलाते लीमू का एक घूंट भरा, लेकिन वो भी इससे बमुश्किल पिया गया था। वजी, ये क्या है, मुझसे नहीं पिया जाता, अगर देना है तो चीनी तो डालें, मासूमा ने बुरा सा मुंह बनाते कहा। तो वजदान हंस दिया और आगे होते मासूमा के नाक को होठों से छूते पीछे हुआ। वजदान ने यह सब इतनी जल्दी किया कि मासूमा हड़बड़ा ही गई। ये ऐसे ही पीना पड़ेगा, वरना नशा नहीं उतरेगा और ना ही सर दर्द करना हटेगा, वजदान ने कहा। पर नहीं पिया जाएगा, मासूमा ने मुंह बनाते कहा। पर पीना तो पड़ेगा, चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह पियो, थोड़ा सा पी लो, वजदान ने कहा। और फिर वजदान ने ज़बरदस्ती पिला ही दिया, पर मासूमा ने भी थोड़ा थोड़ा सा ही पिया था। बस अब और रहने दो, इतना काफ़ी हो, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, वजदान ने कहा। तो मासूमा ने सर हिलाया और साथ अपने होलिये पे होलिये पे निगाह की तो गालों से एकदम धुआं निकलने लगा। वजदान तो खामोशी तो मासूमा के चेहरे पर छाए तासुरात एंजॉय कर रहा था। हाय, मैं वजी की शर्ट में कैसे, क्या हुआ था रात को, क्या रात, मासूमा दिल में सोचती खुद से सवाल कर रही थी। और फिर जो उसके दिमाग में आया तो दिल एकदम तेजी से धड़का। पर अभी उसे ठीक से याद नहीं आया था उसने क्या बातें की हैं और क्या हरकत की थी। वो सब ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा, मासूमा ने बुड़बुड़ाते कहा, जो वजदान बहुत अच्छे से सुन चुका था। मासूमा की बुड़बुड़ाहट सुनते वजदान के लब मुस्कुरा दिए। मासूमा, क्या सोच रही हो, क्या फ्रेश नहीं होना, वजदान ने मासूमा का ध्यान अपनी तरफ करवाया। तो मासूमा सोचो कि दुनिया से बाहर निकली। जी जाती हूँ, मासूमा एक नज़र वजदान को देखती खामोशी से बेड से उतरती फ्रेश होने चली गई। जब तुम्हें याद आएगा तो क्या होगा मेरा, वजदान ने मासूमा के जाते बुड़बुड़ाते कहा और साथ मुस्कुरा दिया। वजदान जानता था जो भी हो मासूमा से ही खफा होगी कि क्यों उसने रोका नहीं। वजदान बैठा मासूमा का इंतज़ार करने लगा ताकि मासूमा फ्रेश होकर आए तो वो नाश्ता करे जाकर। नाश्ता करने के बाद वजदान और मासूमा लाउंज में ही बैठ गए और अंबर भी उनके साथ बैठ गई। मासूमा का सर अभी भी कुछ दुख रहा था और याद करने की कोशिश कर रही थी, आखिर रात को क्या हुआ था। नशा खाने के बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वजदान कब से मासूमा की बेचैनी को नोट कर रहा था और अच्छे से समझ भी रहा था। क्या हुआ मासूमा, भाभी क्या सोच रही हो, अंबर ने मुस्कुरा के मासूमा से पूछा। तो मासूमा उसकी तरफ मतवज्जो हुई। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने वो नशा खाने के बाद क्या हुआ था, मासूमा ने मुंह बनाते कहा। तो अंबर और वजदान मुस्कुरा दिए। याद आ जाएगा, क्या हुआ था, शायद तुम सो गई होगी क्योंकि भाई कमरे में ले गए थे, है ना भाई, अंबर ने मासूमा को कहते वजदान से भी कहा। तो वजदान मुस्कुराता सर हिला गया। अब वो बता तो सकता नहीं था कि कमरे में क्या हुआ। हाँ, हो सकता है, मासूमा ने कहा। फिर एक ख्याल आया कि उसके कपड़े भी रात को चेंज क्यों हो गए। ये ख्याल आते ही गाल फिर से गुलाबी होने लगे, जैसे वजदान ने गहरी मुस्कान होठों पर सजाए देखा।
सारा दिन यूं ही इधर उधर की बातें करते गुजरा था। वैदांत दोपहर का ऑफिस चला गया। मासूमा और अंबर ही घर थी। अंबर का दिल किया वो कुछ देर गार्डन में जाए, इसीलिए अब मासूमा से मुखातिब ही जो बेड से टेक लगाए बैठी थी। दोनों मासूमा और वैदांत के कमरे में ही थी। मासूमा, चलो कुछ देर बाहर जाकर गार्डन में बैठते हैं, अंबर ने कहा। तो मासूमा ने नफी में सारे लाए। नहीं, मेरा सर दर्द कर रहा है अभी भी, मैं कुछ देर लेटूंगी। मासूमा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम लेट जाओ, अगर चाय पीनी है तो बनवा दूं। अंबर ने पूछा, नहीं मैं लेट जाती हूँ, मासूमा ने कहा। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ बाहर, अंबर ने कहा। तो मासूमा सर हिलाती लेट गई और अंबर बाहर चली गई। कैफ का दिल किया कि वो अंबर को देखा है तो वो उनके घर आ गया। अभी घर में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र गार्डन में गई, जहां अंबर फूलों को देख रही थी। उसे देखते ही कैफ को मूड बेहद खुशगवार हो गया था और कदम उसकी तरफ बढ़ाया। अंबर को अभी कुछ देर हुई थी गार्डन में आए और वो फूल देख रही थी कि अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करती मुड़ी तो सामने ही कैफ खड़ा था। जल्दी से दुपट्टा जो एक कंधे पे था ठीक से फैलाने लगी कि कैफ ने हाथ पकड़ते रोक दिया। ऐसे ही रहने तो प्यारा लग रहा है, कैफ ने कहा। तो अंबर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कैफ की बात मान गई। कैफ ने एक भरपूर नजर अंबर को देखा, जो स्काई ब्लू और पिंक कलर की शर्ट ट्राउजर में दुपट्टा लिए बिना मेकअप के भी कैफ को प्यारी लग रही थी। वो हम बैठ जाते हैं, अंबर ने खुद पे कैफ की नजरें महसूस करते कहा। वजदान कहाँ है? कैफ ने अंबर के साथ कदम वही गार्डन में रखी कुर्सियों की तरफ बढ़ाते पूछा। जी भाई, अभी कुछ देर पहले ऑफिस गए हैं, अंबर ने कहा। और कुर्सी पे बैठी कैफ भी अंबर के सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। भाभी कहाँ है? कैफ ने मासूमा के बारे में पूछा। उसकी तबीयत नहीं ठीक, सर में दर्द है तो वो लेट गई है, अंबर ने बताया। अच्छा। कैफ सब इतना ही कह सका था। वजदान कैफ को ड्रग के बारे में बता चुका था। अब कब जाना है हमारे? कैफ ने मुस्कुराते अंबर से कहा, अभी परसों तो गई थी, अब पता नहीं, अंबर ने कहा। वैसे मैं तुमसे नाराज हूँ, कैफ ने कहा। तो अंबर ने हैरत से देखा। वो क्यों नाराज था? वो क्यों आप नाराज हैं मुझसे? अंबर ने पूछा। वो इसलिए कि तुम हमारे घर आई, लेकिन तुमने मेरे साथ अकेले में टाइम नहीं गुजारा, तुमने मुझसे बात करने का मुझे मौका ही नहीं दिया, कैफ ने खफकी से कहा। तो अंबर के चेहरे पे सुर्खी छा गई। तो कैफ ने लब मुस्कुरा दिए। ये सच था, अंबर उनके घर गई तो थी, लेकिन सारा वक्त हानिया और दूसरे घर वालों के साथ ही रही थी, और रात को भी हानिया और वानिया के साथ ही सोई थी। और कैफ बेचारा जो सोच रहा था रात को ही से ही कुछ पल उसके साथ गुजारेगा, वो भी ना गुजार सका था। जो बात करने शादी के बाद कीजिए, जो बात करने वाली हो शादी के बाद कीजिएगा, अंबर कहती मुस्कुराती उठती। वहां से जाने के लिए मुड़ी तो उसे वजदान की गाड़ी घर आते दिखाई दी। क्या भी अंबर की बात पे खुलकर मुस्कुरा और वजदान को देखता उठ खड़ा हुआ। तो अंबर दुपट्टा ठीक कर दी, वजदान की तरफ बढ़ी। वजदान भी गाड़ी से निकलता उन दोनों की तरफ बढ़ा। अंबर एक नजर मुस्कुरा के अपने भाई को देखते लॉन्च की तरफ बढ़ी। वजदान भी उसे मुस्कुरा के देखता कैफ की तरफ बढ़ा, जो वजदान को देखता उसकी तरफ आ रहा था। कैसे हो? कैफ ने वजदान से पूछा। मैं ठीक हूँ, वजदान ने कहा, और उसके साथ वहीं गार्डन में बैठ गया। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन था जिसने ड्रग अमर के पर्स में रखा, और ज़रूर पुलिस भी इसीलिए ही भेजी होगी कि तू फंस सके। कैफ ने सलाम दुआ के बाद कहा। तो वजदान सर हिला गया। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, पर हो कौन सकता है? वजदान ने पुरसोच कहा। सीसीटीवी फुटेज देखेंगे ताकि शक की कुछ तो शनाख्त हो सके, कैफ ने कहा। तो वजदान ने सर हिलाया। ठीक कह रहे हो तुम, वजदान ने कहा। और वो काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे। वो दोनों ही काफ़ी परेशान हो गए थे, आखिर कौन था जो उनका पीछा कर रहा था, और ख़ासकर अंबर। ये बात उनके लिए काफ़ी तफ्तीश नाक थी। वजदान अंबर और मासूमा को तो रिलैक्स कर चुका था, खासकर अंबर को जो ड्रग देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन वजदान खुद परेशान था। मासूमा लेटकर फिर से रात के बारे में सोचने लगी, और फिर उसे धुंधला धुंधला सब याद आने लगा। खुद की वजदान को कई बातें, फिर वजदान को किस करना सब याद आने लगा। तो एकदम उठकर बैठी। हाय, ये क्या कर दिया मैंने? वजी क्या सोच रहे होंगे मैं मेरे बारे में? मैं कितनी बेशर्म हूँ, उफ, अब मैं इनका सामना कैसे करूंगी? हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया? मासूमा परेशान होती खुद से ही कहने लगी। अपनी हरकत सोच सोच कर गाल लाल होने लगे, कानों से धुआं निकलने लगा। अभी मासूमा सब सोच ही रही थी कि वजदान कमरे में दाखिल हुआ और मासूमा को मुस्कुराते देखा। मासूमा ने एक नज़र वजदान को देखते जल्दी से नजरें झुका गई। तो वजदान उसके चेहरे पे छाई सुर्खी और नजरें झुकाने पे हैरत से देखा, और फिर ये सोच आने पे कि मासूमा को सब याद आ गया होगा, इसलिए शर्माते नजरें झुका गई। गहरी मुस्कुराहट लबों पे सजाता उसके करीब आ बैठा। क्या हुआ यार, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? वजदान ने मासूमा के करीब बैठते उसके हाथ थामे पूछा, लेकिन मासूमा ने फिर भी वजदान की तरफ नहीं देखा। छोड़े मुझे, वो मुझे भूख लगी तो मैं कुछ खाने जा रही हूँ। मासूमा के सामने से जाने का कोई बहाना ना मिला तो कहने लगी। वजदान मासूमा की बात सुनता मुस्कुरा दिया। अच्छा, पहले मेरी तरफ देखो फिर जाने दूंगा, वहीदा ने मासूमा से कहा। फिर उसकी थोड़ी सी चेहरा थामता ऊपर किया, लेकिन मासूमा ने फिर भी नजरें झुकाए रखी। वहीदान ने मुस्कुराते मासूमा की गाल पे होंठ रखे तो मासूमा शर्म से आंखें बंद कर गई। अच्छा बताओ क्या बात है, क्यों नहीं देख रही? वहीदान ने फिर से मुस्कुराते पूछा। वो
रात जो मैंने किया उसके लिए सॉरी। मासूमा ने गुलाबी होती आंखें बंद करते जल्दी से कहा तो वहीदान मुस्कुरा दिया। तुम्हें सब याद आ गया है क्या? वहीदान ने मासूमा के चेहरे पर छाए रंगों को देखते दिल में उतरते कहा। मासूमा ने एक नज़र वहीदान को देखते हुए फिर से नजरें झुका गई। नहीं कुछ याद आया है क्या? मैंने आपको बहुत तंग किया है, मासूमा ने कहा तो वहीदान मुस्कुरा दिया। बिल्कुल नहीं, क्या तुमने मुझे तंग किया? बल्कि तुमने तो मुझे बताया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है और जानती हो और क्या क्या। फैजान ने मुस्कुराते कहते आखिर में मायने खेज कहा तो मासूमा के चेहरे पे पहले से छाई लाली और गहरी हुई। वही सब तो वो याद कर करके शर्माई जा रही थी। मुझे प्लीज मुझे नहीं करनी आपसे बात। मासूमा ने शर्माते फैजान की बात सुनते कहा तो फैजान अपनी हंसी रोक गया। तो मेरी जिंदगी का सब याद आ गया, वैदान ने मुस्कुराते कहकर मासूमा के होंठों को छूते पीछे हुआ तो मासूमा वैदान के एकदम करने एक पर बुखला ही गई। प्लीज ना पीछे हो। मासूमा ने वैदान के कंधे से थामे पीछे किया तो वैदान मुस्कुराता पीछे हो गया। वैसे तुम्हें याद आ गया कि तुमने मुझे। अभी वैदान ने लफ्ज मुंह में ही थे कि मासूमा ने शर्म से अपने कानों पे हाथ रख गई तो वैदान कहका लगा गया। अच्छा अब नहीं करता तंग, वैदान ने मासूमा के हाथ कान से पीछे करते हंसते हुए कहा। तो मासूमा ने मुंह बनाकर देखा जो अभी भी मुस्कुराती गहरी नजरों से उसे ही देख रही थी। देख रहा था। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने पूरी रात मुझे वजदान ने फिर से तंग किया तो मासूमा चीख ही पड़ी। वजी अगर अब आपने मुझे तंग किया तो मैं चली जाऊंगी आपको छोड़कर। मासूमा ने वजदान के कंधे पे मुक्का मारते गुस्से से कहा तो वजदान हंसता उसे अपने हिसार में ले गया। ओके नहीं करता, बस अब कभी मुझसे दूर न जाना, वजदान ने कहते मासूमा के बालों पे होंठ रखे तो मासूमा आंखें मूंद गई। अच्छा अब सर का दर्द कहता है? वजदान ने पूछा। हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मासूमा ने बताया। क्या? चलो इधर मेरी गोद में सर रखो, दबाता हूँ तो ठीक हो जाएगा, वहीदान ने कहते मासूमा को अपने हिसार से पीछे करते उसे लिटाते उसका सर गोद में रखते नरमी से दबाने लगा तो मासूमा भी मुस्कुराती सुकून से आंखें मूंद गई। वहीदान भी मासूमा को देखता मुस्कुराती और झुककर उसके माथे पे बोसा देता फिर से मासूमा का सर दबाने लगा। रात सब खाना खाते कमरे में चले गए तो हिबा और सारिम कमरे में आ गए और हमेशा की तरह बातें करने लगे। सारिम जब से उसे पता चला था कि वो बाबा बनने वाला है तब से हिबा का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखता था। सारिम उसके मामले में जरा सी भी बेहतियाती नहीं बरतता था। कहाँ जा रही हो यार? सारिम ने हिबा का हाथ थामते पूछा जो बेड पे उसके पास ही बैठी थी और अब बेड से उठने लगी थी। सारिम काफी कॉफी को दिल कर रहा था तो सोचा हम दोनों के लिए लेकर आऊं, हिबा ने कहा तो सारिम ने मुस्कुराते हिबा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते उसके माथे पे बोसा दिया। तुम बैठो मैं लेकर आता हूँ, सारिम ने कहा तो हिबा मुस्कुरा दी। सारिम आजकल हिबा को कुछ नहीं करने देता था। तो फिर जल्दी से जाए और लेकर आए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, हिबा ने मुस्कुराते कहा। हिबा ने सारिम को मना इसलिए ही नहीं किया था, जानती थी उसने कौन सा मान जाना है। अभी आया। सारिम हिबा के हाथ से बेभरोसा देता मुस्कुराता और खड़ा हुआ और फिर कमरे से निकला। हिबा भी उसे जाता देखकर मोबाइल देखने लगी। सारिम नीचे किचन के पास आया तो उसे महसूस हुआ जैसे किचन में कोई और भी है और लाइट भी ऑन है। सारिम खामोशी से किचन में दाखिल हुआ तो राकिब खड़ा पहले से ही कॉफी बना रहा था। सारिम उसे देखता मुस्कुरा दिया तो राकिब भी सारिम को देखता मुस्कुरा दिया। किसके लिए कॉफी बनाई जा रही है? सारिम ने राकिब को देखते पूछा जो 2 कप कॉफी बना रहा था। अपने लिए और अपनी बीवी के लिए, उनका हुक्म था, वो पढ़ रही हैं तो उनके लिए कॉफी लाई जाए ताकि उसे नींद ना आए और फिर सोचा अपने लिए भी बना लूं। राकिब ने मुस्कुराते कहा तो सारिम ने घूर कर राकिब को देखा। जरा तमीज से, बहन है अनीता मेरी। सारिम ने राकिब को घूर कर देखते कहा तो राकिब हंस दिया। जानता हूँ साले साहब, और तुम किस लिए आए हो? राकिब ने सारिम से पूछा। मैं भी जैसे तू कॉफी बनाने आया है, सारिम मुस्कुराता कहता खुद भी कॉफी तैयार करने लगा तो राकिब सारिम की बात पे हंस दिया। यानी तू भी मेरी बहन के कहने पे आया है? राकिब ने हंस के कहा तो सारिम भी मुस्कुरा दिया। हाँ मेरी बीवी का दिल कर रहा था तो मैं बनाने आ गया, सारिम ने कहा तो राकिब मुस्कुरा दिया। चलो बीवी की खिदमत करके सवाब भी मिल जाएगा, राकिब ने हंस के कहा तो सारिम भी हंसता कॉफी बनाने लगा। दोनों ही कुछ ही मिनट में कॉफी बनाते अपने अपने कमरों में चले गए। सारिम कॉफी कमरे में लेकर आया तो हिबा ने भी मोबाइल साइड पे रखते सारिम की तरफ मतवज्जो हुई तो सारिम मुस्कुराता उसके पास आ बैठा और कॉफी का मग हिबा को थमाया। वैसे हिबा तुमने कोई नाम सोचा? सारिम ने कहा तो हिबा ने उसे देखा। मतलब? हिबा ने कॉफी का मग पीते साइड पे रखते कहा। मतलब हमारे बेबी के लिए, सारिम ने मुस्कुराते कहा तो हिबा के होंठों पे भी मुस्कुराहट आ गई। नहीं, हिबा ने कहा तो सारिम मुस्कुरा दिया। अच्छा है, वैसे भी पहले मेरी गुड़िया ही आएगी तो मैं ही नाम सोचूंगा, सारिम ने कहा तो हिबा मुस्कुरा दी। तो क्या आपने कोई सोचे हैं? हिबा ने पूछा। हाँ मैंने तो काफ़ी लिख लिए हैं, अब इनमें से जो मुझे सबसे प्यारा लगा वो सिलेक्ट करूंगा और इंशाल्लाह जब हमारी प्रिंसेस आएगी तो रखेंगे, सारिम ने कहा तो हिबा मुस्कुरा दी और दोनों ने कॉफ़ी पी ली। तो सारिम ने दोनों कॉफ़ी के मग साइड पे रखते हिबा को अपने हिसार में लिया।
सारिम हमें सोना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। हिबा ने खुद पे झुकते सारिम को कहा तो सारिम मुस्कुरा दिया। अभी इतना भी नहीं हुआ सारिम की जान। सारिम ने कहते हिबा के गालों को छूते, हिबा के माथे को छूते हिबा को देखा जो आंखें बंद कर गई। आई लव यू हिबा। सारिम ने हिबा के गाल गुलाबी चेहरे को देखते कहा तो हिबा ने आंखें खोले सारिम को देखा जो उसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। आई लव यू टू। हिबा ने सारिम की गाल पे दायां हाथ रखते कहा तो सारिम ने उसका हाथ थामने उस पे बोसा देते हिबा के होठों पे झुका। हिबा भी धड़कते दिल के साथ आंखें बंद करती सारिम के गले में बाजुओं का हिसार बनाए सारिम की मोहब्बत में खोने लगी और सारिम भी अपनी मोहब्बत में खोता चला गया। राकिब कॉफ़ी ले आया तो अनीता को देखा जो अभी भी नोट्स में मसरूफ थी। ये लो तुम्हारी कॉफ़ी, अब ये सब बाद में करना वरना कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। राकिब ने अनीता के पास बैठते कॉफ़ी का मग अनीता के आगे किया तो अनीता भी एक नज़र राकिब को देखती पकड़कर पीने लगी। कैसी बनी है? राकिब ने अनीता की कॉफ़ी के एक घूंट पीने के बाद पूछा। अच्छी बनी है, अनीता ने ज़रा सा मुस्कुरा के कहा तो राकिब भी मुस्कुरा दिया और अनीता से कॉफ़ी का मग थाम कर अपना उसे पकड़ा दिया तो अनीता ने भी खामोशी से ले लिया। अब तो अनीता को इस चीज़ की आदत हो गई थी। राकिब अक्सर ही ऐसे ही करता था। वैसे कितना रहता है काम? राकिब ने कॉफ़ी का घूंट भरते कहा बस थोड़ा सा रह गया है। अगर आप हेल्प कर देंगे तो फिर तो आधे घंटे में ही हो जाएगा। अनीता ने तो कहा तो राकिब मुस्कुरा दिया। ओके करवाता हूँ लेकिन इसके बाद कुछ वक्त मेरा सोच लो। राकिब ने दो अंदाज में कहा तो अनीता के गाल लाल हो गए। वो जानती थी राकिब ने कौन सा उसकी मान लेनी थी। करना तो उसे वही था जो वो चाहता था। जी नहीं रहने दे, मैं खुद कर लूँगी, अनीता ने मुंह बनाते कहा तो राकिब हंस दिया। अनीता ने शुभ चेहरे के साथ राकिब को घूर कर देखा तो राकिब भी मुस्कुराता कॉफ़ी पीने लगा और अनीता भी पीने लगी। कॉफ़ी पीने के बाद राकिब ने एकदम अनीता को अपने हिसार में लिया कि एकदम अनीता बौखला ही गई। राकिब छोड़े मुझे, मेरे नोट्स, अनीता ने राकिब की गहरी बोलती नज़रों से घबराते कहा। राकिब ने उसे अपने ऊपर झुकाते खुद पीछे लेटते उसे अपने ऊपर झुकाया। यार कुछ पल खामोश रहो, राकिब ने कहते अपने दाएं हाथ की उंगलियां अनीता के बालों में उलझाते अनीता को और खुद पे झुकाया तो अनीता भी धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई और राकिब ने कंधे को थामा। राकिब ने गहरी नज़रों से अनीता के गुलाबी चेहरे को देखते अनीता के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लिया। कुछ ही पल यूं ही मायने खेद खामोशी के गुजरे। राकिब ने अनीता के होठों को आज़ादी दी। अनीता खुद पे राकिब की गिरफ्त ढीली देखती जल्दी से पीछे होते बैठती चेहरा झुकाते खुद को नॉर्मल करने लगी तो राकिब भी मुस्कुराता बैठकर अनीता के बाल उसके कान के पीछे करता उसका गुलाबी चेहरा देखने लगा। अनीता ने खुद को नॉर्मल करते राकिब को देखा जो उसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। राकिब अब प्लीज़ मुझे तंग न कीजिएगा, मैंने सुबह ये नोट जमा करवाने हैं, अनीता ने कहते नोट्स की तरफ मतवज्जा हुई तो राकिब भी मुस्कुराता उसके नोट्स देखने लगा। बताओ मुझे कुछ, मैं हेल्प करता हूँ, राकिब ने कहा तो अनीता खुश होती से बताने लगी और राकिब उसकी हेल्प करने लगा। वहीदान कमरे में आया तो मासूमा को देखा जो ड्रेसिंग के आगे खड़ी आंखों में काजल लगा रही थी। वहीदान मुस्कुराता उसके पास आया। वहीदान अभी शाम के वक्त किसी ज़रूरी काम का कहकर बाहर गया था और अब वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा फ्रेम था। वो जो सोफे पर रखता मासूमा के पीछे आता उसे अपने हिसार में ले गया। मासूमा जो वजदान का कमरे में आना महसूस अच्छे से कर चुकी थी लेकिन वो काजल लगा रही थी इसलिए वजदान को देखा नहीं था। लेकिन अब जब वो काजल लगाकर वजदान को कुछ कहती इससे पहले ही वजदान उसके पास आता उसे पीछे से ही अपने हिसार में ले गया था और मासूमा के बाएं कंधे पे अपनी ठोड़ी टिकाए आईने में से मासूमा को प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। मासूमा शर्मो हया से पलकें झुका गई तो वजदान मुस्कुरा दिया। बहुत प्यारी लग रही हो, वजदान ने मुस्कुरा के कहा तो मासूमा भी मुस्कुरा दी। वैसे अगर तुम इतना तैयार होगी और वो भी रात के वक्त तो फिर मेरे प्यार से तुम कैसे बचोगी और फिर तुम्हें ही मुझसे शिकायत होगी। वजदान ने दो मानी अंदाज में कहते मासूमा की कान की लू को होठों से छुआ तो मासूमा कप कपा के रह गई। दिल एकदम तेजी से धड़का। वजी छोड़े मुझे, मासूमा ने एक नज़र उठाकर आईने में से वजदान की गहरी बोलती नज़रों से घबराते कहा तो वजदान मुस्कुराता उसके गाल को छूता उसका रुख अपनी तरफ किया और माथे पे बोसा देता। मासूमा तो गुलाबी होती आंखें ही बंद कर गई। वजदान ने मासूमा की कमर में बाजू डालते उसे अपने करीब करते उसे खुद से बेहद करीब करते मासूमा के होठों पर झुका तो मासूमा धड़कते दिल के साथ वजदान को कंधे से थाम गई। कुछ पल यूं ही मायने खेत खामोशी के गुजरे तो वजदान ने पीछे होता मासूमा की झुकी पलकें देखता मुस्कुरा दिया। अच्छा इधर आओ, कुछ देखना है तुम्हें, वजदान कुछ दिखाना है तुम्हें, वजदान ने मासूमा का हाथ थामे उसे कहा तो मासूमा ने सवालिया देखा। वजदान ने उसे हाथ से थामकर सोफे पर लाया और फोटो उठाते मासूमा के आगे किया तो मासूमा के लब जरा से मुस्कुराए। इस तस्वीर में मासूमा और वजदान की फैमिली थी जिसमें वजदान ने एक तरफ मासूमा का हाथ पकड़ा हुआ था जो मुस्कुरा रही थी तो दाएं जानिब अंबर का हाथ पकड़ा हुआ था वो भी मुस्कुरा रही थी और वजदान भी मुस्कुरा रहा था। फवाद साहब के दाएं तरफ समरीन बेगम खड़ी थी और फवाद साहब के बाईं तरफ फैजान साहब खड़े थे और उनके साथ हमना बेगम और साथ वजदान मासूमा
और अंबर को लेकर खड़ा था। मासूमा तस्वीर देखकर उदास होने लगी थी। वैदान खुद भी उदास हो रहा था। वो वक्त याद करते जब सब एक साथ खुशहाल थे। मासूमा, मैं इसलिए तो नहीं लाया कि तुम उदास हो जाओ। अगर तुम उदास ही रहोगी तो मैं ये तस्वीर कमरे में नहीं लगा रहा। वैदान ने मासूमा को अपने साथ लगाते हुए कहा तो मासूमा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं वजी, मैं उदास नहीं हो रही, बस मम्मा पापा की याद आ गई। आप लगाएं ना प्लीज़ ये तस्वीर कमरे में। मासूमा ने जल्दी से अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते कहा तो वैदान ने मासूमा के सर पे बोसा दिया। तस्वीर लेता बेड पे चढ़ा और पहले वाली तस्वीर उतार कर रखता वहाँ तस्वीर लगाने लगा। तस्वीर लगाते वैदान ने मासूमा को देखा जो तस्वीर ही देख रही थी। इधर आओ। वैदान ने तस्वीर साइड पे रखते बेड पे बैठते मासूमा को इशारे से पास बुलाया तो मासूमा उसके पास आकर बैठ गई। वैदान ने उसे अपने साथ लगाते उसके गिर्द हिसार बनाया। वजी, अंकल आंटी की डेथ कैसे हुई? मासूमा ने पूछा तो वैदान की आंखें पल में सुर्ख हुई थी। वजी, बताएं ना, मासूमा ने फिर से कहा तो वैदान बोला, वो माजी। मासूमा 12 साल की हो चुकी थी। सबकी जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी। फवाद साहब और समरीन बेगम अपनी इकलौती बेटी मासूमा के साथ बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने दोस्त के रूप में दुश्मन पाल रखा है। हाँ, वो दोस्त कोई और नहीं शहनाज बेगम थी। शहनाज बेगम की दोस्ती दिन ब दिन समरीन बेगम से गहरी होती गई और समरीन बेगम खुद अच्छी होने के बाद दूसरों को भी अच्छा समझती थी और वह शहनाज बेगम को अपनी बेहतरीन दोस्त समझती थी और उनके मकरू चेहरे का ना पहचान सकी। शहनाज बेगम अक्सर ही फवाद साहब के घर पाई जाती या फिर समरीन बेगम अक्सर ही उनके घर जाती थी। शहनाज बेगम ने अभी तक शादी नहीं की थी। जब जब समरीन बेगम कहती तो वो टाल देती तो समरीन बेगम भी खामोश होकर रह जाती। शहनाज बेगम ने मासूमा को भी खुद के साथ बहुत लगाव करवा लिया था। फवाद साहब और समरीन बेगम को तो इससे कोई मसला नहीं था, पर वो ना समझते। शहनाज, यार कुछ करना पड़ेगा वरना इस फवाद का हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। शहनाज अपने बॉयफ्रेंड आमिर के पास बैठी थी जब वो कहने लगा। हाँ, आमिर शहनाज का भाई नहीं है बल्कि बॉयफ्रेंड था। हाँ, आमिर शहनाज का भाई नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड था और शहनाज और आमिर ने सिर्फ फवाद को लूटने के लिए प्लान बनाया था कि वो दोनों फवाद के साथ भाई बहन का नाटक करेंगे। हाँ आमिर, अब कुछ करना पड़ेगा। नफरत है मुझे फवाद से और समरीन से। मुझे लगा था हम आसानी से सब कर लेंगे लेकिन नहीं कर सके, लेकिन अब करना होगा, शहनाज ने नफरत से कहा। शहनाज फवाद साहब से यूनी में पहली बार देखने पे ही फवाद को पसंद करने लगी थी, सिर्फ शक्ल सूरत के लिहाज से, लेकिन मोहब्बत नहीं। और जब उसे ये पता चला कि फवाद एक अमीर शख्स है, उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो शहनाज को लालच आ गया और अपने बॉयफ्रेंड आमिर के साथ मिलकर प्लान बनाने लगी। और दोनों ने प्लान बनाया कि शहनाज फवाद से शादी कर ले और सारी जायदाद उनसे लूट कर उन्हें मार दे और दोनों फरार हो जाएंगे। लेकिन शहनाज का प्रपोजल जाने से पहले ही शहनाज की आंखों के सामने ही फवाद और समरीन की बात पक्की होगी और वो दोनों हाथ मलते रह गए। लेकिन इन दोनों ने समरीन और फवाद का पीछा फिर भी न छोड़ा था। सिर्फ चंद साल बाद दोबारा इन दोनों की हंसती मुस्कुराती जिंदगी में आकर जहर घोलने लग आ गए। शहनाज बेगम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखने वाली थी। उनकी गलत हरकतों पर उनके घर वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो ना मानी और आखिरकार घर छोड़ने की धमकी दी, जिसका उन पे खासा कोई असर ना हुआ, बल्कि वो घर छोड़ गई और उनके घर वालों ने भी कभी मुड़कर न देखा था। हाँ, वो तुम कुछ कह रहे थे इस इस दवाई के बारे में जिससे से इंसान दिन ब दिन ख़त्म होता है, शहनाज ने मुस्कुरा के कहा तो आमिर भी शैतानी हंसी हंस दिया और शहनाज समरीन बेगम को ऐसी जहर खिलाने लगी जिससे इंसान को अंदर ही अंदर दिन ब दिन ख़त्म होता जाता और उसे पता भी नहीं चलता। और शहनाज को वो जहर समरीन बेगम को खिलाना कोई मुश्किल ना था, बस वो जब घर आती चाय वगैरह में मिलाकर दे देती। काफ़ी दिनों से समरीन बेगम की तबीयत अजीब सी हो रही थी। आज सुबह से तो कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही थी, इसीलिए फवाद साहब उन्हें अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। फवाद साहब का दिल भी सुबह से घबरा रहा था। इस वक्त भी वो समरीन बेगम से जाने को कह रहे थे। समरीन, अब मैं तुम्हारे एक नहीं सुनने वाला, चलो उठो अभी मेरे साथ, अस्पताल जा रही हो। फवाद साहब ने कहा, पर फवाद मासूमा घर अकेली है। समरीन बेगम ने कहा, तो हम उसे भी साथ ले जाते हैं, बस अब तुम जा रही हो, उठो जल्दी। फवाद साहब ने उन्हें बाजू से पकड़ते खड़ा किया तो वो भी उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं ज़रा चेंज तो कर रहा हूँ, समरीन बेगम ने कहा। अच्छा जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आना। फवाद साहब ने कहा तो अच्छा रहलाते कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उनके दिल में एकदम से दर्द होना शुरू हुआ और एकदम वो दर्द से नीचे गिरी। आवाज़ देना चाहिए लेकिन वो भी न दे सकी। मासूमा जो उनके पीछे ही आ रही थी उन्हें गिरा देखकर चीखने लगी और मासूमा की चीख सुनकर फवाद साहब भी घबराते हुए वहां आए और समरीन बेगम को गिरा देखकर उनका दिल बंद होने लगा। लेकिन उन्हें हिम्मत करनी थी, अपनी बीवी अपनी मोहब्बत को बचाना था। जल्दी से होश और हवास से बेखबर समरीन को बाजू में उठाते बाहर भागे थे। उनके पीछे ही रोती मासूमा फरजाना खातून खुद घबरा गई और जल्दी से रोती हुई मासूमा को पकड़ा था। अकबाल ने जल्दी से गाड़ी निकाली थी। फवाद साहब समरीन बेगम को लेकर अस्पताल गए। फरजाना खातून ने साकिब साहब को भी फ़ोन कर दिया और वो भी अपनी बहन का सुनते बेहद परेशान होते अस्पताल भागे थे। लेकिन शायद समरीन बेगम की
ज़िंदगी इतनी ही थी, डॉक्टर ने यही कहा इन्हें हार्ट अटैक आया है और इनकी ज़िंदगी इसी वक्त ख़त्म हो गई थी। फवाद साहब और मासूमा बेहद सदमे में थे, उन्हें किसी को कोई इनमें से किसी को कोई होश नहीं था। फवाद साहब की जान से अजीज़ बीवी उन्हें यूं अचानक छोड़कर चली गई थी, तो मासूमा की माँ और साकिब साहब और जावेद साहब, फैसल साहब भी यूं अचानक अपनी बहन के बिछड़ने पे बेहद दुखी थे। मासूमा को तो सब बहला लेते थे, लेकिन फवाद साहब को नहीं। फैजान साहब, हमना बेगम और वजदान भी बेहद परेशान हुए थे, उन्हें भी बेहद अफसोस था। वजदान ने मासूमा को देखा था, लेकिन मासूमा को तो कोई होश ही कहाँ था, कौन उससे बात कर रहा है और कौन नहीं। और दूसरी तरफ शहनाज और आमिर थे, जो खुश थे अपने आधे प्लान कामयाब होने पे। आगे उनका क्या प्लान था ये वही जानते थे। ज़िंदगी का काम है गुजरना, और वो गुजरता ही रहता है। कभी कभी हमें इनके बगैर भी रहना पड़ता है, जिनके बिना हम एक पल नहीं रह सकते। जो हमारी ज़िंदगी होते हैं, इनके बगैर रहना पड़ता है। और वो लोग तो हमारी ज़िंदगी से तो बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे दिलो दिमाग से कभी नहीं जाते। उनकी यादें, उनकी बातें हर वक्त हमारे साथ होती हैं, और हमें हंसाना मुस्कुराना भी पड़ता है। और हमें हंसना मुस्कुराना भी पड़ता है, और उन्हें हंसता मुस्कुराता देखकर दूसरे लोग यही कहते हैं कि ये सब भूल गया, ये खुश है। लेकिन जिसकी जान से प्यारा शख्स उससे बिछड़ जाए और वो दूसरों को खुश भी लगे, वो अंदर से कितना खुश है, ये बात सिर्फ वो खुद और अल्लाह ही जानता है। फवाद साहब भी अब अपनी बेटी के लिए हंसते मुस्कुराते थे। मासूमा भी अब हर वक्त अपने बाबा के पास रहती थी, रात सोती भी उनके साथ ही, और उसे डर लग रहा था कि उसके पापा भी उसकी मम्मा की तरह उसे छोड़ कर ना चले जाएं। साकिब साहब और फैसल साहब के इसरार किया कि फवाद साहब दूसरी शादी कर लें, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। लेकिन दूसरे सबका कहना था कि मासूमा को एक माँ की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ उन्हें लगता था कि शहनाज मासूमा से जिस तरह प्यार करती है, मासूमा को उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। शहनाज ने बाकी सब पे अपना बहुत अच्छा असर छोड़ा था कि वो बहुत दुखी हैं समरीन बेगम के जाने पे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश तो वही थी कि उनकी दी हुई जहर काम की और वो मर गई। अब सब उनका होगा। सबके बेहद इसरार पे फवाद साहब ने समरीन बेगम गुजर जाने के 1.5 साल बाद शहनाज से शादी कर ली, और आमिर और शहनाज बहुत खुश थे। और अब इन्हें एक प्लान पे अमल करना था, और फिर सब उनका हो जाता। शादी के बाद फवाद साहब का रवैया शहनाज से बस नॉर्मल ही था। शहनाज को भी उनसे कोई गुजर गुर्ज नहीं था, उन्हें तो बस उनकी दौलत से और शहनाज को भी उनसे कोई गर्ज नहीं था, उन्हें तो बस उनकी दौलत से गर्ज था। शहनाज और आमिर को लगा अब सब ठीक उनके प्लान के मुताबिक होगा, और वह सारी दौलत उनसे शहनाज अपने नाम करवा लेगी। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि सारी दौलत मासूमा के पहले ही नाम हो चुकी है, और मासूमा जब तक 20 साल की ना हुई तब तक दौलत के मुतालिक फैसला नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें और गुस्सा आया और फवाद साहब पे, और आखिरकार उन्होंने फवाद साहब को मारने का प्लान बनाया। दिन यूं ही गुजर रहे थे। आखिरकार शहनाज और आमिर को एक प्लान आया, और इस पे अमल करने का सोचा। मासूमा 14 साल की हो चुकी थी। आज मासूमा और फवाद साहब साकिब साहब के घर की तरफ जा रहे थे कि एकदम उनकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी रुकी, तो फवाद साहब ने जल्दी से ब्रेक लगाई और सामने देखने लगे कि आखिर कौन है। और एक पल के लिए डर गए थे, इन्हें खतरा महसूस हुआ था। सामने गाड़ी से 4 शख्स निकले, चारों को मास्क मास्क से ढांपा हुआ था। फवाद साहब उन्हें देखकर घबरा ही गए थे। बाबा, ये कौन है, मुझे डर लग रहा है। मासूमा ने सहमी हुई आवाज़ में उन चारों नकाबपोशों को खुद की तरफ आते देख कर कहा, बेटा डरो नहीं, मैं हूँ अपनी बेटी के साथ। फवाद साहब मासूमा को प्यार से कहते उसका डर ख़त्म करना चाहा, लेकिन सच तो ये था वो खुद भी डर गए थे। उन्हें अपने से ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र हुई। तुम लोगों को जो लेना है ले लो, लेकिन हमें जाने दो, फवाद साहब ने बिना गाड़ी का दरवाज़ा खोले कहा। तो एक शख्स फवाद साहब की तरफ विंडो पे झुका। हमें तेरी दौलत चाहिए, और हमें पता है तू वो आराम से कभी नहीं देगा, इसलिए आज तेरा किस्सा ख़त्म करने आया हूँ, उस शख्स ने कहा। तो फवाद साहब ने हैरत ज़दा उसे देखा। वो ये आवाज़ कैसे ना पहचानते। हाँ, ये आवाज़ आमिर की थी। तुम घटिया शख्स, शहनाज तुम्हारी बहन है, उसका शोहर हूँ मैं, फवाद साहब ने कहा। मासूमा तो डर के मारे रोती हुई फवाद साहब का बाजू थामे बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही फवाद क्या कह रहे हैं। बस वो तो इन सब असलाशुदा आदमियों को डर के देख रही थी। कौन सी बहन? वो मेरी बहन नहीं, गर्लफ्रेंड है। और तू जानता है तेरी जान से अजीज बीवी को किसने मारा? शहनाज ने जहर दे देकर, ताकि सब को एक हादसा लगे। तेरी बीवी की मौत सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए, जो फिर भी मेरे और शहनाज के हाथ न लगी, और आज तुझे भी मार देंगे। आमिर ने शैतानी कहका लगाते कहा। तो फवाद साहब पे हैरत का पहाड़ गिरा था। तो उसकी बीवी का कत्ल हुआ था, और वो भी उस घटिया औरत ने किया जो उसकी बीवी बन गई थी। फवाद साहब का दिल किया उसे जाकर मार दे। तुम दोनों को दौलत चाहिए, दौलत ले लो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना, फवाद साहब ने मासूमा को अपने करीब करते कहा। तो आमिर फिर से शैतानी कहका लगा गया।
तुझे तो आज हम मार देंगे लेकिन इसे कुछ नहीं कहेंगे, निकल गाड़ी से। आमिर ने कहते गाड़ी का दरवाज़ा से ही उन्हें मुक्का मारा तो फवाद साहब जल्दी से मासूमा को पीछे किया। मासूमा की ज़ोरदार चीख निकली। इससे पहले कि फवाद साहब गाड़ी चलाते, आमिर ने फिर से फवाद को मारा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उन्हें निकाला। नहीं, मेरे बाबा को मत मारो, छोड़ दो इन्हें, मासूमा ने फवाद साहब को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन आमिर इतनी देर में इन्हें गाड़ी से बाहर निकालते मारने लगे तो मासूमा भी जल्दी से बाहर आई। नहीं प्लीज़, मेरे बाबा को ना मारो, मासूमा जल्दी से बाहर निकलती चीख कर कहने लगी और भागती फवाद साहब के पास आने लगी। फवाद साहब ने मासूमा को खुद की तरफ आता देखकर मना करने लगे तो फवाद साहब से जितना हो सका खुद का बचाव कर रहे थे। जब तक मासूमा फवाद साहब के पास आती, आमिर फवाद साहब के सीने पे गोली मार चुके थे और जहाँ फवाद साहब की दर्द से भरी चीख निकली वहीं मासूमा की भी दर्द से भरी चीख निकली। आमिर वहाँ से निकला था ताकि पुलिस से आने से वो पहले वहां से जा सके। मासूमा भागती हुई फवाद साहब के पास बैठी थी। बाबा प्लीज, खून प्लीज, मेरे बाबा को बचाओ, मेरे बाबा। मासूमा रोती तड़पती फवाद साहब के तड़पते वजूद के पास बैठी थी और उन्हें अपने कपकपाते हाथों से उठा रही थी। फवाद साहब ने बमुश्किल अपनी आंखें खोले मासूमा को देखा था। मेरी बच्ची, फवाद ने बमुश्किल रोती मासूमा को पुकारा भी। वो मासूमा को कुछ कहते फवाद साहब का मोबाइल जो वहीं नीचे उनके पास गिरा था रिंग हो, हो रिंग हुआ तो मासूमा बिना नंबर देखे कॉल उठा गई। प्लीज़ मेरे बाबा को बचाओ, मेरे बाबा, खून निकल रहा है, इन्होंने मार दिया। मासूमा ने कॉल उठाते रोते हुए कहने लगी तो आगे से वहीदान उसकी रोती हुई आवाज़ सुनता परेशान हुआ था। आज न जाने कितने अरसे बाद वो मासूमा की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन वो भी रोती हुई। मासूमा क्या हुआ, बोलो, बताओ मुझे क्या हुआ। 23 साल वहीदान ने परेशानी से कहा, लेकिन मासूमा बस रोई जा रही थी। फवाद साहब ने कपकपाते हाथ से मासूमा से मोबाइल लिया और अपने कान से लगाया। मासूमा क्या हुआ, बोलो, बताओ मुझे, वहीदान ने बेहद परेशानी से पुकारते हुए कहा। लेकिन आगे से उसे फवाद साहब की आवाज़ सुनाई दी। वहीदान, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, फवाद साहब ने कहा। बहुत मुश्किल कहा था चाचू, मैं हमेशा मासूमा का ख्याल रखूंगा, वादा रहा। प्लीज़ आप मुझे बताएं कहाँ है। वजदान ने जल्दी से कहा, लेकिन आगे से उसे एक चीख के बाद खामोशी सुनाई दी और वो चीख मासूमा की थी। वजदान ने उसी वक्त सबको कॉल करने लगा। मासूमा फवाद साहब के बेजान वजूद को देखती चीखें मारती खुद भी होश से बेगाना होती गई थी। फवाद साहब को गए हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन मासूमा थी कि बस खामोश सी होकर रह गई थी। इसके मामू उसे अपने पास ले गए थे। मासूमा को नहीं पता था कि उसके पास कौन आता है कौन नहीं, बस हर वक्त गुमसुम सी रहती थी। शहनाज और आमिर बहुत खुश थे। अब बस उनको इंतज़ार था तो वो ये कि वो मासूमा के 20 के होते ही उससे सारी जायदाद अपने नाम लगा लेते। पुलिस में भी फवाद साहब की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी। हर कोई हर वक्त मासूमा को बहलाने की कोशिश करता था, लेकिन मासूमा ना ज़्यादा बात करती ना कुछ खाती पीती। बड़ों के अलावा सारिम, राकिब, हिबा और अनीता भी इसे बहलाते रहते थे। मासूमा रातों को उठकर चीखना चिल्लाने लगती थी। आज 1 डेढ़ महीने बाद मासूमा ने कहा था उसे अपने घर जाना है, अपने मम्मा पापा जहाँ रहते हैं वहाँ जाना है। इसलिए शगुफ्ता बेगम और साकिब साहब उसे लेकर गए थे। वहीदान और फैजान साहब, हमना बेगम और अंबर भी वापस चले गए थे। फैजान साहब तो अपने भाइयों जैसे दोस्त के चले जाने के बाद बहुत उदास हो गए थे। वहीदान ही ज़्यादातर ऑफिस जाता था। आज फैजान साहब, हमना बेगम, वहीदान और अंबर लाहौर आए थे। कैब भी इनके साथ ही किसी वजह से आया था और अब उनका इरादा मासूमा से मिलकर जाने का था। फैज़ान और कैफ तो अपनी किसी जानने वाले के इसरार पे उसके पास चले गए तो फैज़ान साहब, हमना बेगम और अंबर मासूमा से मिलने, लेकिन जब घर में सब ने बताया कि वो अपने घर गई है तो उसके पास मासूमा के घर चले गए। लेकिन आगे से फरजाना खातून ने बताया कि मासूमा शगुफ्ता बेगम और साकिब साहब के चले गए हैं तो वो भी वापस जाने लगे। लेकिन शहनाज और आमिर की बातें सुन के उनके कदम रुक गए थे। शहनाज और आमिर को पता नहीं चला था कि कमरे के बाहर कोई खड़ा है, इसलिए वो दोनों हंसते हुए अपनी बातों में लगे थे। देखा शहनाज, मैं ना कहता था कि बस कुछ मेहनत करनी पड़ेगी फिर सब हमारा। और देखो, हमने पहले उसे समरीन को मारा, उसे नहीं पता चला और अब फवाद मार दिया। आमिर कहता शैतानी कहका लगाया और बाहर खड़े फैजान साहब और हमना बेगम हैरान रह गए और बेहद गुस्सा आया। नहीं छोड़ूंगा इस कमीनों को, मेरे दोस्त को मार दिया। फैजान साहब ने गुस्से से कहा, दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन हमना बेगम ने इशारे से उन्हें मना किया कि बाद में उन्हें पकड़ाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी कि आमिर और शहनाज को शक हुआ कि कोई बाहर है। इतने में फैजान साहब और हमना बेगम और अंबर को लेकर जल्दी से निकले। शहनाज और आमिर जल्दी से कमरे से बाहर निकले थे और फैजान साहब और हमना बेगम अंबर को जाता देखकर उन्हें पता लग चुका था कि वो उनकी बातें सुन चुके हैं। आमिर, अब क्या होगा, कुछ करो वरना हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। शहनाज ने कहा तो आमिर ने सारे लाया। फिक्र न करो, मैं कुछ करता हूँ, आमिर कहता मोबाइल निकालकर फ़ोन करने लगा और ख़ुद भी बाहर निकला था। बाबा, हम पुलिस को कॉल करें, अंबर ने घबराते कहा। फैजान साहब गाड़ी चला रहे थे। हमना बेगम भी
बेहद परेशान थी। हाँ करो हमना, फैज़ान साहब ने कहा, लेकिन हमना बेगम के पास मोबाइल ही नहीं था और फैज़ान साहब का देखा तो उनके मोबाइल की बैटरी लो होने की वजह से मोबाइल ही बंद था, जिससे वो और परेशान हो गए थे। फैज़ान साहब तेज़ गाड़ी चला रहे थे ताकि जल्द से जल्द पुलिस के पास जा सकें, लेकिन एक सुनसान जगह पे जाते ही सामने से कुछ गाड़ियां रुकी थी। फैज़ान साहब, हमना बेगम और अंबर बेहद परेशान हो गए थे। निकलो बाहर। आमिर ने शैतानी हंसी हंसते हुए अपने आदमी से कहा तो वो आगे बढ़ते हुए उन्हें निकालने लगे। फैजान साहब और हमना बेगम को आमिर की घटिया नज़रें अंबर पे महसूस होते अंबर की फिक्र होने लगी। वाह क्या शिकार मिला है। आमिर ने अंबर की तरफ हवस भरी नज़रों से देखते कहा तो हमना बेगम ने जल्दी से अपनी बच्ची को अपने पीछे किया था, तो आमिर ने शैतानी कहका लगाया और अंबर की तरफ बढ़ा। फैजान साहब जल्दी से आमिर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते कि उसके आदमी ने उन्हें पकड़ लिया। छोड़ो कमीने, मेरी बेटी को जो करना है मेरे साथ कर। फैजान साहब ने चीखते हुए कहा, लेकिन आमिर शैतान बना अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर भागो यहाँ से। हमना बेगम ने अंबर को भगाना चाहा, लेकिन अंबर रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। इससे पहले हमना बेगम उससे फिर से कहती, आमिर के इशारा करने पे उसके आदमी ने हमना बेगम को भी पकड़ लिया और अंबर जो भागने लगी थी उसको पकड़ा। तो हमना बेगम और फैजान साहब चीखने लगे। अंबर भी खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मम्मा बाबा प्लीज़ मुझे बचाएं, अंबर ने चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मार दो दोनों को, आमिर ने अपने आदमी से कहते खुद को छुड़ाती हुई अंबर को ले जाते कहा, तो अंबर रोते हुए खुद को और छुड़ाने लगी, पर आमिर की गिरफ्त से अंबर जैसी नाजुक लड़की खुद को ना छुड़ा पाई थी। आमिर अंबर को गाड़ी में फेंकता गाड़ी ले गया। हमना बेगम अपनी बच्ची के लिए रोने लगी थी और फैजान साहब खुद को बेबस महसूस करने लगे थे। खुद को इन आदमियों की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, पर चाहकर भी नहीं छुड़ा पा रहे थे। आमिर अंबर को एक सुनसान सी जगह पे ले गया था जहाँ एक खाली ज़ेर तामीर बिल्डिंग थी। आमिर अंबर को घसीटते हुए बिल्डिंग में ले गया। अंबर रोती हुई डरती वहाँ से बस भागना चाहती थी। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकती, आमिर ने शैतानी कहका लगाते हुए कहा और अंबर की तरफ बढ़ा जो उसके करीब आने पे पीछे हो रही थी। नहीं, अल्लाह का वास्ता है मुझे जाने दो, अंबर ने रोते हुए हाथ जोड़ते हुए मिन्नत की, लेकिन आमिर पे तो शैतान सवार था। जैसे जैसे आमिर उसकी तरफ बढ़ रहा था अंबर डर के मारे पीछे जा रही थी। फिर एकदम सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ भागी। जितना भागना है भाग लो, आमिर कहता उसके पीछे ऊपर जाने लगा। यार वजदान, अब कहाँ जाना है। कैफ ने कार में बैठते वजदान से कहा, यार बाबा मम्मा और अंबर मासूमा से मिलने गए हैं, हम भी वहाँ ही चलते हैं। वजदान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अच्छा इन्हें कॉल करके पूछ लो वो कहाँ हैं इस वक्त, कहीं वापस ना आ गए हों, कैफ ने कहा। तो वजदान भी गाड़ी स्लो करता हुआ फैजान साहब को कॉल करने लगा, लेकिन उनका मोबाइल ही ऑफ जा रहा था। फिर वजदान हमना बेगम को मोबाइल पे करने लगा, लेकिन उनके भी नहीं हो रहा था, वो भी नहीं उठा सके। कैसे लेती, उनका तो उनके पास था ही नहीं। वजदान को एकदम फिक्र होने लगी। क्या हुआ वजी, कैफ ने वजदान को परेशान होते देखकर कहा। यार मम्मा और बाबा कॉल नहीं उठा रहे, आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैं अंबर का लोकेशन देखता हूँ, वजदान कहता अपने मोबाइल में अंबर के लॉकर में लगी चिप देखने लगा। ये लॉकर वजदान ने अंबर को 1 साल पहले दिया था ताकि जब स्कूल वगैरह या कहीं जाए तो उसे हर वक्त पता चल सके। वजदान को वैसे भी हर वक्त उसकी फिक्र रहती थी और इस तरह वजदान को हर वक्त अंबर के बारे में पता होता था। क्या हुआ, कौन सी लोकेशन शो हो रही है, कैफ ने वजदान से बताया। यार ये जगह तो काफ़ी सुनसान है, वजदान ने परेशानी से कहा। क्या, चलो जल्दी फिर, चलो फिर, कैफ ने कहा। कैफ खुद परेशान हो चुका था। कैफ के कहने पर वजदान सर हिलाता गाड़ी स्टार्ट कर गया। वो जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें 2 लोग ज़मीन पे पड़े हुए मिले। यार ये क्या है, कैफ ने परेशान होते कहा। वजदान का दिल बेसाख्ता खौफ से धड़का, क्योंकि गाड़ी को पहचान चुका था। वजदान ने जल्दी से गाड़ी रोकी और दोनों बाहर निकले थे और सामने हमना बेगम और फैजान साहब को खून में लथपथ देखकर वजदान लड़खड़ाया था। कैफ जल्दी से उनकी तरफ भागा था और वजदान को आवाज़ देते होश दिलाया। वजदान जल्दी से भागता उनके पास बैठा था। बाबा आंखें खोले प्लीज़, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, बाबा प्लीज़ हमें छोड़कर ना जाइएगा। वजदान फैजान साहब का सर अपनी गोद में रखता बार बार यही कह रहा था। कैफ ने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दी थी और हमना बेगम को कैफ ने जल्दी से गाड़ी में जाकर लेटाया था और दोबारा वजदान के पास आया था। वजदान बेटा, अंबर को बचाओ, अपनी बहन को बचाओ। फैजान साहब जो कुछ होश में थे वजदान को बमुश्किल कहने लगे, तो बेसाख्ता खौफ से कैफ को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। वजदान को भी अंबर का ख्याल आया। कहाँ है अंबर, वजदान कहता और जल्दी से मोबाइल निकालता लोकेशन चेक करने लगा। वजदान की घबराहट और ज़्यादा हुई। कैफ प्लीज़ मेरी बहन को बचाओ, मैं मम्मा पापा को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, वजदान ने कैफ को लोकेशन बताते कहा। हाँ तुम जाओ, कैफ ने कहा। तो वजदान जल्दी से फैजान साहब को
गाड़ी में आगे बैठाता गाड़ी स्टार्ट कर गया। जितनी जल्दी हो सके वो तेज़ ड्राइव कर रहा था। रास्ते में दो एम्बुलेंस भी आ गई और फैज़ान साहब और हमना बेगम को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल रवाना हुए। कैफ ने जल्दी से फैज़ान साहब वाली गाड़ी स्टार्ट की और वजदान की बताई हुई लोकेशन जहां अंबर थी वहां पहुंचा था उसे पहुंचना था उसे। और कैफ तेज ड्राइव कर रहा था। अंबर भागती हुई दूसरी मंजिल पे आ गई थी। उसे बेहद खौफ महसूस हो रहा था। दिल में शिद्दत से दुआ कर रही थी कि उसका भाई आ जाए। जितना मर्जी भाग लो नहीं बच पाओगी। आमिर कहता उसकी तरफ बढ़ा और अंबर पीछे होती गई। पीछे खिड़की जहां अभी कुछ नहीं लगा था उधर की तरफ कदम लेने लगी। जैसे ही आमिर उसके करीब आया गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन आ गया, मेरा सारा मज़ा ख़राब कर दिया, आमिर ने गुस्से से कहा। और अंबर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तुझे नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ दिया तो मैं नहीं बच पाऊंगा, आमिर ने कहते अंबर को पीछे को धक्का दिया और अंबर दूसरी मंजिल से नीचे गिरती गई। आमिर वहां से भाग गया। कैब गाड़ी से निकलता वहां बिल्डिंग में आ रहा था। अभी वो बिल्डिंग के अंदर जाता कि एकदम कोई उसके कुछ दूर ही नीचे गिरा था और अंबर का खून में लथपथ वजूद कैब की सांसें रोकने के लिए काफी था। अंबर, कैफ ने चीखते हुए अंबर को पुकारा और भागता हुआ अंबर के पास बैठता। उसका खून से भरा चेहरा और सर भर चुका था। कैफ ने अंबर का सर अपनी गोद में रखा। अंबर, आंखें प्लीज, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें प्लीज। कैफ अंबर को पुकारते हुए अंबर ने मुश्किल आंखें खोले। कैफ को देखा और फिर अंबर का दिमाग काम करना छोड़ता गया। कैफ जल्दी से अंबर को उठाता गाड़ी में डालता तेज स्पीड में गाड़ी ड्राइव करने लगा था। डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश की कि वो फैज़ान साहब और हमना बेगम को बचा सके लेकिन वो नहीं बचा सके। सभी गमज़दा थे लेकिन सबसे ज़्यादा गम वजदान को था। वजदान ने कहा था कि वो हमना बेगम और फैज़ान साहब को इस्लामाबाद दफनाना है। सब खामोश होकर वजदान ने इन दोनों को वहाँ दफनाया और अंबर सर पे गहरी चोट लगने की वजह से कोमा में चली गई थी और वजदान अंबर को भी वही अस्पताल ले आया था। वजदान साहब और हमना बेगम की भी फवाद साहब की तरह पुलिस में रिपोर्ट करवा दी थी लेकिन पुलिस कातिल को कत्ल करने वाले को पकड़ने में नाकाम रही थी। मासूमा से सबने ये बात छुपाई थी लेकिन कब तक, जब उसने इतराज़ किया कि हमना बेगम और फैजान साहब उससे मिलने नहीं आए तो मासूमा को ये बता दिया था कि उनका इंतकाल एक हादसा में हो गया है। किसी ने ये नहीं बताया था कि उनका कत्ल हुआ क्योंकि वो तो पहले ही डर से नहीं निकली थी। वैदान अपने वालिदैन के चले जाने और अंबर की कोमा में चले जाने के बाद खामोश रहने लगा था। हंसी मजाक करना तो जैसे वो भूल ही गया था। किसी से ज़रूरत से ज़्यादा बात तो करता ही नहीं था। जितना मर्जी कोई उसे अपने पास बुलाता कहता लेकिन वो नहीं आता। उसकी ज़िंदगी में तीन काम रह गए थे। एक अंबर के पास हर रोज़ जाना और कितनी कितनी देर बैठे रहना। दूसरा सुबह को अपने वालिदैन की कब्रों पर जाना और ऑफिस। कैफ ने भी एक साल बाद डिग्री की डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली थी और बिलाल साहब जो अस्पताल बना रहे थे कैफ वहीं आ गया और अपने अस्पताल बिलाल साहब ने उसे ही दे दिया था। और कैफ ने वैदान से कहकर अंबर को भी एक साल बाद अपने अस्पताल शिफ्ट करवा लिया था और वैदान को भी यही ठीक लगा था क्योंकि इस तरह कैफ के होते हुए वैदान को अंबर की देखभाल में कम परेशानी होती है। फिर यूं ही दिन गुजरने लगे। मासूमा का डर तो आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ लेकिन उसे खून देखते फिर से डर लगने लगता। रातों को जो वो पहले जाग जाती थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। लेकिन वापस घर जाने पर शहनाज मासूमा जब अकेली होती उसे डराती थी, उसे धमकियां देती थी जिससे मासूमा सहम जाती थी। और शहनाज मासूमा को किसी को ना बताने की धमकी देती थी कि अगर वो किसी को बताएगी तो वो भी मारी जाएगी। इसलिए मासूमा डर के किसी को नहीं बताती थी क्योंकि वो और किसी को नहीं खोना चाहती थी। बस मासूमा की ज़िंदगी में बस अपने मामू के घर जाना, स्कूल और उसके बाद कॉलेज जाना था। टीवी पे भी मूवीज़ में खून देखती डर जाती थी तो वो भी छोड़ दी और बस कार्टून देखती थी। और फिर 4 साल सबके यूं ही गुजरे थे। 4 साल बाद अंबर को होश आया था। कैफ को 4 साल बाद खुशी महसूस हुई थी। 4 साल बाद वजदान की ज़िंदगी में मासूमा आई थी जिसने उसे दोबारा हंसने पे मजबूर किया था। और मासूमा की ज़िंदगी भी 4 साल बाद बदली थी। हाल वजदान ने सब सच मासूमा को बता दिया था लेकिन ये नहीं बताया था कि किसने किया है और ना ही ये बताया था कि समरीन बेगम को भी मारा गया है, वरना मासूमा और दुखी हो जाती। मासूमा वैदान से सच्चाई सुनती रोने लगी थी। वैदान की आंखें भी वो सब याद करके भर आई थी। ये सब सच अंबर ने कोमे में आने के बाद बताया था। इससे पहले वैदान को नहीं पता था कि उसके वालिदैन के कातिल कौन है और वैदान सबूत ढूंढ रहा था ताकि आमिर को सजा दिलवा सके। मासूमा रो नहीं, देखो मैं हूं ना अब तुम्हारे साथ, वैदान ने रोती हुई मासूमा के गिर्द और हिसार तंग करते कहा। तो मासूमा ने वैदान की तरफ चेहरा करते देखा और वैदान की नम आंखें देखती मासूमा की आंखों से और आंसू बहने लगे।
वजी मैं आपसे अब तक नाराज़ रही और आप तो खुद इतने दुखी थे। मासूमा ने नम आवाज़ में कहते वजदान के अपने दाएं हाथ की हथेली वजदान के बाएं गाल पर रखी तो वजदान को अपने आप को सुकून महसूस होने लगा। हाँ, इसका दर्द तो कम नहीं हो सकता था, लेकिन मासूमा का यूँ कहना उसे अच्छा लगा था। तुम भी तो तकलीफ में थी मासूमा, और मैं अपनी तकलीफ में चाचू से किया वादा तक भूल गया, वजदान ने कर्ब से कहा, और मासूमा के हाथ बढ़ाते आंसू पहुंचे। मासूमा ने वजदान के हिसार से निकलते अपना रुख वजदान की तरफ करते बैठी तो वजदान ने मासूमा के हाथ थामे। कौन सा वादा किया था आपने बाबा से? मासूमा ने पूछा। तुम्हारा ख्याल रखने का, तुम्हारा साथ कभी न छोड़ने का, और तुम्हें पता है हमारी शादी का भी मामा बाबा चाचू आंटी फैसला कर चुके थे। वजदान ने कहा। फिर तो अच्छा हुआ ना हमारी शादी हो गई। अगर मामा बाबा चाचू आंटी होते तो कितना खुश होते हमारी शादी से। मासूमा ने नम आवाज में कहा। हाँ, बहुत ज़्यादा। अब तुम रोना नहीं, यूँ रो रो के अपनी तबीयत खराब करोगी और फिर मुझे भी परेशान करोगी। वजदान ने कहते मासूमा के आंसू साफ किए। मुझे मम्मा पापा बहुत याद आते हैं वजी, मेरा दिल करता है वो मेरे मम्मा पापा मेरे पास हो। मासूमा ने उदास होते कहा तो वजदान ने उसके हाथ छोड़ते मासूमा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते उसके माथे पे बोसा दिया। मेरी जान, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ये कमी तो कभी पूरी नहीं कर सकता, पर वादा करता हूँ तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। बस तुम उदास ना रहा करो, वरना मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। वजदान ने कहा तो मासूमा मुस्कुरा दी। मासूमा को अच्छा लगता था वजदान उसकी हर बात मानता था, तो कुछ नहीं कहता, अब तो डांटता भी नहीं था। आप बहुत अच्छे हैं वजी, कभी ना छोड़िएगा, मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। चलो अब चलें, जाकर खाना खाते हैं, वजदान ने कहा तो मासूमा सर हिलाती इसके साथ कमरे से निकली। काफ़ी दिन यहीं गुजरे थे, सबकी रूटीन एक जैसी थी। 11 बज रहे थे, वजदान ऑफिस गया हुआ था और मासूमा और अंबर अपने अपने कमरे में थी। कैफ आज अस्पताल नहीं गया था तो उसने सोचा सुबह सुबह ही अंबर से मिल आओ, और लाउंज में दाखिल होते उसे कोई भी दिखाई न दिया। कहाँ हो सकती है अंबर? शायद कमरे में होगी, वही चला जाता हूँ। नहीं, अंबर को बुरा ही ना लगे, पर वो मेरी बीवी है तो मैं जा ही सकता हूँ, कैब दिल में सोचता मुस्कुरा दिया और ऊपर की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा नॉक करने पे अंबर की आवाज़ आई तो कैब मुस्कुराता कमरे में दाखिल हुआ। अंबर जो समझ रही थी मासूमा होगी, कैब को देखते हड़बड़ा ही गई और जल्दी से बेड से उठती जल्दी से कैब की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर वही कैब का दरवाज़ा बंद करता देखकर वहीं रुक गई। आप यहाँ? अंबर ने कैफ को देखते हैरत से कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? कैफ ने कहते दरवाज़ा बंद किया और अंबर की तरफ बढ़ा। कैफ को खुद की तरफ बढ़ता देखकर अंबर का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। हाँ, मैं यहाँ, कैफ ने कहते अंबर की तरफ बढ़ा, जो वही की वही खड़ी थी। उसकी तो हिम्मत ही ना हुई थी कि ये वो यहाँ से चली ही जाए। वो हम बाहर जाते हैं, वहां बैठकर बातें करते हैं, अंबर ने कैफ की गहरी नजरों से घबराते कहा। अंबर की बात पे कैफ मुस्कुराता उसके पास आता, उसकी कमर में बाजू डाले अपने सीने से लगा चुका था। अंबर का दिल तेजी से धड़कने लगा। खुद को कैफ की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, पर कैफ ने गहरी मुस्कुराहट के साथ अंबर की गिरफ्त और मजबूत कर ली। पर इस वक्त मेरा बातें करने का नहीं, बल्कि कुछ और करने का दिल कर रहा है। इतना अच्छा मौका हाथ से थोड़ी जाने दे सकता था। कैफ ने अंबर के होंठों को देखते दो मानी अंदाज में कहा। तो अंबर जो पहले ही धड़कते दिल के साथ कैफ के हिसार में खड़ी थी, सुर्ख चेहरे के साथ नजरें झुका गई। प्लीज छोड़ें, अंबर ने कैफ से अटकते लहजे में कहा, लेकिन कैफ ने बिना अंबर की बात का जवाब दिए बगैर एक बाजू का हिसार अंबर के गिर्द बनाते, दूसरा हाथ अंबर के सर के पीछे ले जाते, बालों में उंगलियां उलझाते अंबर के होंठों पर झुका। अंबर कैफ के अमल पर धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। कुछ पल यूं ही महीने खेत खामोशी के गुजरे तो कैफ ने पीछे होते अंबर का चेहरा देखा, जो अभी भी सुर्ख चेहरे के साथ आंखें बंद किए खुद को नॉर्मल कर रही थी। कैफ अंबर को मुस्कुराता देखता अपने बाजू में उठाता, उसे बेड पर लिटाता अंबर में झुका तो अंबर का धड़कता दिल और धड़का। आप क्या कर रहे हैं? प्लीज पीछे हटे, अंबर ने कैफ को कंधे से थामे पीछे करने की कोशिश करते कहा तो कैफ ने उसके दोनों हाथ थाम कर तकिए से लगाए। कुछ पल तुम्हारी नहीं सुनने वाला, कैफ ने कहते अंबर के माथे पे बोसा देते उसकी गालों को छुआ। अंबर शर्मो हया से आंखें बंद कर गई। कैफ ने अंबर की बंद आंखों को देखते उन पे बोसा देते फिर से अंबर के होंठों पे झुका। कुछ पल बाद कैफ अंबर के होंठों से हटता गर्दन पे झुका तो अंबर को अपना दिल सीने से बाहर निकलता महसूस हुआ। न जाने कितने ही पल कैफ अंबर में यूं ही खोया रहा था, फिर खुद पे जब्त करता पीछे हुआ, वरना कैफ का दिल कर रहा था अंबर में ही खोया रहे। कैब पीछे होता बैठा तो अंबर भी जल्दी से उठकर बैठी, दुपट्टा सही करती खुद को नॉर्मल करने लगी। कैफ ने अंबर को देखा, जो शर्मो हया से गुलाबी होती चेहरा झुकाए बैठी थी। कैफ ने मुस्कुरा के अंबर को देखते उसे अपने साथ लगाया, पर अंबर तो शर्मो हया से कैफ को देख भी नहीं रही थी। चलो अब बाहर बैठते हैं, वरना तुम्हारा भाई ही ना आ जाए और बिना उसकी इजाज़त के तुमसे मिलने पर मुझे घर से ही निकाल दे, कैफ ने कहा। और अंबर ने मुस्कुरा के कैफ को देखा तो कैफ भी मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ और अंबर का भी हाथ हमें उसे खड़ा किया।
वैसे शुक्र है अब राकिब के कहने की तरह तुम्हारा भाई जल्लाद नहीं रहा, वरना वजदान का तो कोई भरोसा नहीं था, मुझे निकाल ही दे। कैफ ने मुस्कुराते शरारती लहजे में कहा तो अंबर ने घूर कर कैफ को देखा। अगर आपने मेरे प्यारे भाई को कुछ कहा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अंबर ने कैफ को घूर कर खफगी से कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। ओके भाई, नहीं कहूंगा अपने साले साहब को कुछ। चलो अब बाहर चलते हैं, कैफ ने मुस्कुराते कहा तो अंबर भी उसके साथ बाहर निकली और दोनों लाउंज में बैठकर बातें करने लगे। इतने में मासूमा भी वहीं आ गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।